ओके, तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें बेटा हम लोग आज से। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि लिविंग इसका मीनिंग क्या है। ओके, और लिविंग और नॉन लिविंग में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला पार्ट है कि लिविंग के कैरेक्टर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग क्या होते हैं, ये अगर हम क्लियर कर पाए तो देन हम आगे लिविंग के कैरेक्टर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। कौन बताएगा लिविंग का मीनिंग? किसको आप लिविंग कह सकते हैं? The one who is performing growth. ओके गुड। तो जो ग्रोथ कर पा रहा है उसको बताया आदित्य ने। आदित्य ने बताया ना कि स्वयं ने बताया? आदित्य ने सर। ओके, आदित्य ने बताया। ओके, कि जो ग्रोथ कर पाएगा वो लिविंग है। और कोई ऐड करना चाहता है लिविंग को आप और कुछ तो दूसरे टर्म? रेस्पिरेशन हो सकता है। ओके, स्वयं ने कहा रेस्पिरेशन कर सकता है। स्वयं ने कहा ना कि रोशन ने कहा? सर रोशन ने। रोशन ने कहा। ओके, The one और who can reproduce. ओके, आदित्य ने कहा कि जो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, द वन हु कैन रिप्रोड्यूस एंड मे एग्जिबिट ग्रोथ। ये अभी तक आदित्य ने बता चुका है दो चीजें। और कोई और ऐड करना चाहेगा? Sir, digestion. डाइजेशन भी Da- एग्जिबिट करेगा। ओके, और मेटाबॉलिज्म, गुड, मेटाबॉलिज्म। और सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। गुड। सर मूवमेंट। यस बेटा, आवाज कम आया आपका, सर बोलो। मूवमेंट। मूवमेंट। ओके, मंथन ने बताया मूवमेंट। ओके, मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। और चलो, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आपने जो, हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। सर एबिलिटी टू सेंस। कुछ समझ में नहीं आया बेटा, क्या बोलना चाहते थे? सेंस से रिलेटेड कुछ बोल रहे थे आप? Respond to stimulus. हाँ, मतलब उसमें सेंसेस एबिलिटी होंगे। टू। ओके गुड, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो आपने जो बोले हैं वो सभी कैरेक्टर्स लिविंग के हो सकते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर उसमें नॉन लिविंग भी एग्जिबिट कर सकता है, ठीक है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो पहले हम लिविंग के बारे में पढ़ लेते हैं। लिविंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो लिविंग बीइंग को डिफाइन करते समय आप कहोगे कि सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल और एंटिटी which can exhibit growth, reproduction, metabolism,
response towards external stimuli, self-evolving, is termed as living. तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, एंटिटी और स्ट्रक्चर जो ग्रोथ शो कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट कर सकता है, किसी भी स्टिमुलाई के लिए, किसी भी बाहर की चीजों के लिए रिस्पॉन्सिव हो सकता है और खुद अपने में चेंजेस लेकर के आ सकता है, अडॉप्ट कर सकता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, और जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है उस अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, कुछ नए कैरेक्टर लाने की कोशिश कर सकता है अपने आप में, उसको हम कहते हैं लिविंग। ओके, ये हो जाती है लिविंग बीइंग की डेफिनेशन। लिविंग बीइंग मतलब कि जो भी अपने आप में ग्रो कर सकता है, ठीक है, अपनी ग्रोथ कर सकता है। जैसे आपने देखते हैं कि जनरली कोई भी लिविंग बीइंग हो तो वो खुद ग्रो कर सकता है। ओके, जैसे आपने देखा कि अगर आप जो है बचपन में अगर आपका फोटो या पिक देखते हैं तो वो आपको बहुत ही, आपने देखा होगा तो छोटा बच्चे के जैसा आप दिख रहे थे, और अब अगर आप देख रहे हैं तो आपकी हाइट बढ़ चुकी है, ओके, वेट बढ़ चुका है, आपके अपेंडेजेस, हाथ पैर, उनकी जो लेंथ है वो बढ़ चुकी है। ओके, तो इसका मतलब है ओवरऑल पूरा बॉडी का मास बढ़ चुका है, तो ये क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। इसको हम एक ग्रोथ का पैरामीटर बोलते हैं। हाइट बढ़ना, बॉडी का मास बढ़ना, वेट बढ़ना, मतलब इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी, यहाँ पर ये क्या है, ग्रोथ के पैरामीटर्स। तो इससे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमने कहा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि मल्टीप्लिकेशन होना, नंबर्स में बढ़ना, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, मतलब यंग वन को प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ताकि जो ओल्डर है, जो पॉपुलेशन, जो पुरानी पॉपुलेशन है, ओल्ड इंडिविजुअल्स है, उनकी डेथ के बाद में उस स्पीसीज को अर्थ पर एग्जिस्ट करवाने के लिए, उसका एग्जिस्टेंस बनाने के लिए वहां पर नए मेंबर्स चाहिए। तो नए मेंबर्स ऐड करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, जैसे अब ये मार्कर आपको अगर दिख रहा है, ठीक है, ये मार्कर को हम लिविंग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अपनी आप अपनी कोई हाइट नहीं बढ़ा रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, और ना ही एक जो है वो 1 से 2 हो जाएगा, नया कोई इंडिविजुअल अपने आप जो है वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये ग्रोथ भी नहीं कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी नहीं कर रहा है, तो ये हम इसको किस कैटेगरी में रख रहे हैं, नॉन लिविंग की कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि साथ में आगे के भी कैरेक्टर फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे मेटाबॉलिज्म, थर्ड वाला कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। कौन बताएगा बेटा मेटाबॉलिज्म का मीनिंग, मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है? तो आपने जो बोला था अभी तक, डाइजेशन, ओके, रेस्पिरेशन, ये टर्म्स आप लोगों ने कुछ बोली थी। तो ये डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन जो बॉडी का होता है, ठीक है, जिसमें मटेरियल जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, ठीक है,
और उनकी हेल्प से फिर वो जो मटेरियल पास हो रहे हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह, वो फिर वहां पर एनर्जी बनाने की प्रोसेस करेंगे। तो ये जो सारी जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रही है, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा या फॉर्मेशन होगा, इन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो हमारी बॉडी में ऑपरेट होती रहती है एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पर, तो उन सभी बायोलॉजिकल रिएक्शन को हमारी बॉडी की हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस मतलब बॉडी में होने वाली सभी रिएक्शंस को हम एक साथ में क्या कह देते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म में हम आगे पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म कैरेक्टर को, जिसमें हम कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म ये दो टर्म्स यूज करेंगे फिर, क्योंकि आपने शॉर्ट में पढ़ी होगी शायद 8, 9, 10 में। ठीक है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो किसी भी लिविंग सेल या बॉडी के अंदर चलती रहती है, उनको हम एक साथ में कहते हैं। जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस है। ओके, तो ये क्या ये मार्कर, ये जो मार्कर आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, क्या ये मार्कर में मेटाबॉलिज्म ऑपरेट हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। गुड। ओके, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से कोई एंजाइम्स, बायोकैटालिस्ट नहीं है, इसके अंदर वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर सकता, इसलिए ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ रहा है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स देना। ओके, तो अगर ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसको अगर मैं यहां पर इसको मारूं, ठीक है, तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में कोई आपका फ्रेंड बैठा है, समझ लो आपने उसके फ्रेंड आपके फ्रेंड को एक रिसीव करवा दिया, थप्पड़ दे दिया जोर से, तो रिटर्न गिफ्ट मिलेगा शायद, है ना? यस सर। Yes, sir. तो ये डिफरेंस हो जाता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में। तो जैसे ही एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब बाहर का कोई भी स्टिमुलस मिला उसको, तो वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिखाएगा। जैसे अगर आपने आपके दोस्त को थप्पड़ मारा, तो हो सकता है वो भी मजाक में आपको थप्पड़ मार दे, रिटर्न गिफ्ट दे दे। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत छोटा है और आपने उसको गलती से या फिर धक्का लगा दिया या फिर कुछ, तो वो रिटर्न आपको नहीं बोलेगा। लेकिन आपसे बड़ा है, पहलवान है, और आपने थोड़ा सा भी धक्का लगा दिया, तो वो क्या दिखाएगा? फिर वहां पर जोर दिखाएगा। तो वो ठीक है, तो रिस्पॉन्सेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लिविंग बीइंग अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स दिखा सकता है। कोई वहां पर केवल रोएगा थप्पड़ मारने पर, कोई जो है वो चुपचाप रहेगा, कोई जो है वो रिएक्शन जो है वो इस तरह का दिखाएगा कि उसको भी गुस्सा आएगा, और कोई कोई तो इतना गुस्सा आएगा कि एक्सेसिव कि वो रिटर्न गिफ्ट दे देगा। तो किसी भी स्टिमुलस के लिए, बाहर के स्टिमुलस के लिए, स्टिमुलाई मतलब वहां पर बाहर की जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, सेंसेस होते हैं, एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स होते हैं, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिव होना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। सिंगल के लिए टर्म यूज करते हैं स्टिमुलस, और प्लूरल टर्म होती है स्टिमुलाई। ओके, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए वहां पर रिस्पॉन्स शो करना। ओके, तो अगर किसी को इंजेक्शन लगाया गया तो रिस्पॉन्स देता है वो किसी न किसी तरह का, भले ही ज्यादा, अगर कोई बड़ा पर्सन है, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस है कि उसको 2-4 बार लग चुके हैं, या फिर कोई वहां पर सहन कर सकता है, तो वो थोड़ा सा रिएक्शन देगा, बस ज्यादा वहां पर रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो क्या करेगा? रोने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं रिस्पॉन्स शो करना किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए। सेल्फ इवॉल्विंग मतलब जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो कर सकता है। रवि बेटा अपना माइक म्यूट करा करो बेटा आते समय।
आपको मैं 4-5 बार एंटर करवा चुका हूँ बेटा रवि, आपके शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। आप खासकर ध्यान रखना बेटा रवि कि आपका इंटरनेट पैक रहना चाहिए जब तक क्लास चल रही है तब तक। इसलिए ओके सर, ओके सर, सॉरी बायो थोड़ा लेट हो गया था। ओके, बायो की क्लास के पहले तक आप आपका इंटरनेट पैक बचा करके रखा करो बेटा लास्ट क्लास तक, ठीक है। उसके बाद में भले ही दूसरी चीजें। ओके ओके। माइक म्यूट कर लो बेटा। तो सेल्फ इवॉल्विंग का मतलब है कि जो खुद ब खुद अडाप्ट कर लेगा अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, अपने में चेंज लेकर के आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वहां पर सेल्फ इवॉल्विंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा सा अडाप्टेशन की बात करते हैं हम, तो अगर हम अगर धूप में जाते हैं या फिर गर्मी लगती है तो हम पर्सपिरेशन करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, ओके, क्योंकि हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो तो हम उसको उस टाइम पर पर्सपिरेशन स्वेटिंग करने लग जाते हैं, ओके, ताकि जो बाहर की हवा आ रही है वो हमारे वो जो पसीना है, स्वेट है, उसमें जो वाटर है उसके कारण जो है वो हमारी बॉडी को ठंडी लगे, वहां पर टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा नहीं हो। तो हम पहले तो अडाप्टेशन कुछ देर तक ऐसा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम किसी ठंडी जगह पर चले जाए तो ठंडी जगह पर चले जाए, कम टेम्परेचर वाली थर्ड, वहां पर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस का है या माइनस में है, तो हम पहले क्या कोशिश करेंगे, वहां पर कैसे अडाप्ट होने की कोशिश करेंगे शुरुआत में कि हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने जो एटीपी बनाया हुआ है, एनर्जी करेंसी माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन से, उस एटीपी ब्रेक डाउन करके जो हीट रिलीज होगी हमारी बॉडी में, वो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे हम कुछ अडाप्टेशन शो कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसा बार बार कुछ चीजें आती रहती है, जैसे कि जो पर्सन हिली एरिया में रहते हैं, तो हिली एरिया में रहने के कारण हिल पर जो मतलब हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन कम रहती है, ओके। तो जो हिली एरिया में रहते हैं तो वो क्या इवॉल्व कर लेते हैं अपने आप को, उनमें आरबीसी का नंबर थोड़ा ज्यादा मिलता है हमारे कंपैरिजन में, क्योंकि आरबीसी ज्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा, और हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो ज्यादा हीमोग्लोबिन अब अच्छे से ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकेगा, ओके। इसलिए जो हिली एरिया में लोग रहते हैं, हिल्स पर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, उनमें आरबीसी का नंबर, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का नंबर हमसे ज्यादा होता है। प्लेन सरफेस पर रहने वाले प्लेन ड्वेलर्स की बजाय हाई एल्टीट्यूड पर रहने वालों में आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है। तो उन्होंने ये सर, थोड़ा सा अपने आप में इवोल्यूशन कर लिया है। यस बेटा, सर बोलो। अगर उनके अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है तो उनकी हाइट हाँ। कम क्यों होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि उनकी हाइट कम ही होगी। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर जगह पर अगर वो रहते हैं तो उस इन्वायरमेंट का असर पड़ता है उनको। जैसे कि अगर आप तिब्बत वगैरह पर जाओगे तो ऐसी जगह पर उनकी हाइट कम रहेगी, ठीक है। लेकिन आ, आप अगर जाओगे असम में या चाइना के कुछ पार्ट में तो वहां पर भी जो है बहुत सारे लोगों की हाइट कम रहती है, वो प्लेन सरफेस पर रह रहे हैं फिर भी। तो एक वो उनके इन्वायरमेंट का असर है वहां पर, और उनके जीन्स का असर है कि उनके आसपास के जो वहां पर जो हाइट के जो जीन्स आए हैं वो, और साथ में जो इन्वायरमेंट है वहां का, उसके बेसिस पर हाइट कम है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो हिली एरिया में रहते हैं उनकी हाइट ही कम होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग अफ्रीकन कंट्रीज में रहते हैं या दूसरी जगह पर रहते हैं, वो भी हिली एरिया में रहते हैं लेकिन उनकी हाइट बहुत लंबी रहती है। तो ऐसा जरूरी नहीं बेटा, वो उनके क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है फिर कि हिली एरिया, साथ में उनका क्लाइमेट उस जगह का कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वो कौन सा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और साथ साथ में उनमें जो ग्रोथ हार्मोन बनाने वाले जो जीन है वो जीन कैसे आए उनकी पॉपुलेशन में, उसके बेसिस पर, ओके। जो प्लेन सरफेस पर होते हैं तो प्लेन सरफेस पर जो लोग होते हैं तो वो दूर दूर भी शादियां कर सकते हैं, ओके। लेकिन जो हिली एरिया में रहते हैं वो अपने आसपास के छोटे छोटे गांव कस्बों में ही शादी करवाते हैं ज्यादातर, ओके। तो उनका लिमिटेड एरिया में है तो उनकी पॉपुलेशन में जो जीन्स है वो वही, उन जीन्स में जो जैसे जैसे जीन्स है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रोथ हार्मोन बनेंगे। ग्रोथ हार्मोन एक्चुअल में हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके।
तो यस सर। कितने ग्रोथ हार्मोन है, कैसे बन रहे हैं ग्रोथ हार्मोन, उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ओके। यस सर। हाँ, तो अब लिविंग बीइंग में हमने देखा कि जनरली हम ऐसे पर्संस को, ऐसे लोगों को, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिज्म या एंटिटीज को ही लिविंग कहेंगे। तो लिविंग के 4 मेजर कैरेक्टर्स हैं, 4 मेजर कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। कौन कौन से हो गए? तो उनमें से नंबर 1 हो गया मेजर कैरेक्टर ग्रोथ, सेकंड कैरेक्टर रिप्रोडक्शन, ओके। फिर थर्ड कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म, और फोर्थ कैरेक्टर जो मेजर कैरेक्टर है वो हो गया वहां पर कॉन्शियसनेस। ओके, तो रिस्पॉन्सिव अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉन्शियसनेस, मतलब वो कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस। ये 4 मेजर कैरेक्टर्स हैं जो ऑल लिविंग बीइंग्स में मिलते हैं, ठीक है। और इन 4 मेजर कैरेक्टर्स में हम फिर अब आगे देखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं 4 मेजर कैरेक्टर्स, एज वेल एज हम ये भी देखेंगे कि क्या ये 4 मेजर कैरेक्टर्स में से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। ओके, 4 मेजर कैरेक्टर्स के साथ में डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो पहले तो ये क्लियर है 4 मेजर कैरेक्टर्स मतलब कि लिविंग बीइंग्स के हम सारे कैरेक्टर्स नहीं ले रहे हैं, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे कैरेक्टर नहीं ले रहे। ये इनको हम किन कैटेगरीज में इंक्लूड कर सकते हैं, उनकी बड़ी कैटेगरी हमने ले ली। ये फिर हमने सेल्फ इवॉल्विंग क्यों नहीं लिया यहाँ पर? सेल्फ इवॉल्विंग इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये डिपेंड करेगा, इवोल्यूशन डिपेंड करेगा कि अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो। अगर उस ऑर्गेनिज्म में कभी अनफेवरेबल कंडीशन आई ही नहीं तो वो वहां पर फर्दर वहां पर चेंज दिखाएगा ही नहीं। ओके, तो जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन, तो अब अभी हम होमोसेपियंस हैं, तो लगभग होमोसेपियंस 10,000 ईयर से 1 लाख ईयर हो चुके हैं, तब से होमोसेपियंस है वैसे के वैसे ही है, उनमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है कि वो ज्यादा इवॉल्व नहीं हुए अभी, और इवोल्यूशन बहुत जल्दी नहीं आता, बहुत टाइम लगता है इवोल्यूशन के लिए, ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव चेंज होता है इवोल्यूशन। तो इवॉल्व तो हो सकते हैं लेकिन हम आपको बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली नहीं इवोल्यूशन दिखेगा, इसलिए हमने वो कैरेक्टर नहीं लिया है, क्योंकि आप वो हमेशा नहीं चेक कर पाएंगे किसी में भी, लेकिन ये जो कैरेक्टर है वो आप लिविंग बीइंग में हमेशा चेक कर पाएंगे। सर सेंसेशन करने में लिविंग कैरेक्टर्स में है क्या सेंसेशन? हाँ, तो सेंसेशन में ही तो बोला ना बेटा, ये जो रिस्पॉन्सिव टुवर्ड एक्सटर्नल स्टिमुला है, तो बाहर के जो स्टिमुलस आ रहे हैं उसी को तो रिसीव कर रहा है ना। तो जैसे सेंस तुम बोल रहे हो, जैसे टेस्ट का सेंस है, ओके, तो टेस्ट अगर कोई ले रहा है, किसी कोई फूड खा रहा है, तो बाहर का स्टिमुलस आया ना उसके ऊपर कि मीठा है, तीखा है, ये तो वो रिस्पॉन्स बताएगा कि अरे मीठा है, कड़वा है, तीखा है, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स दिया ना उसने। नो सर, ओके सर। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। क्यों कॉन्शियस है, अभी हम इनको चारों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, दीज आर दी 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, फिर हम 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे इनको। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप, किसको? स्वयं को बोला है ना, स्वयं सिंह ने स्वयं को बोला है ना बेटा स्क्रीनशॉट लेने का। यस सर, ले लिया। ओके गुड।
तो आप अगली बार से मैं जैसे ही बोलूंगा ना बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करना। फर्स्ट कैरेक्टर हम डिफाइन करेंगे, फिर ग्रोथ। नंबर 1 ग्रोथ। तो लिविंग बीइंग्स के लिए ग्रोथ हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ओके, क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है? लिविंग बीइंग की लाइफ की सबसे स्ट्रक्चरल मतलब जहां से लिविंग स्टार्ट हो सकते हैं। तो लेस देन अ सेल इज नॉट अ लिविंग बीइंग। ओके, ये ध्यान रखना है। सेल से अगर कुछ भी कम है तो लिविंग नहीं है। ओके, ओनली न्यूक्लियस मिल रहा है, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है, ठीक है, ओनली साइटोप्लाज्म मिल रहा है, तो या ओनली राइबोसोम मिल रहा है, तो वो लिविंग नहीं है। उसमें सेल बोलना चाहिए हमने, कोई भी सेल ये टर्म यूज करना चाहिए। सेल में साइटोप्लाज्म होना चाहिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग होना चाहिए कम से कम, तो उसको हम बोलते हैं सेल। तो इसलिए जो ग्रोथ स्टार्ट होगी लिविंग बीइंग की, वो सेल के टर्म से हम बोलते हैं। इसलिए ग्रोथ, और ग्रोथ में ही हम पढ़ते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये टर्म शायद प्रांजल ने बताई थी। ओके, तो उसका इंक्लूजन यहाँ पर होगा बेटा ग्रोथ के अंडर में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। तो ग्रोथ को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन नंबर of cells or cell mass is termed as growth in living। तो किसी भी लिविंग बीइंग में ग्रोथ तब होगी जब उसमें या तो सेल का नंबर बढ़ेगा, वेदर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और या फिर सेल का मास बढ़ रहा है, सेल का वेट बढ़ रहा है, मतलब साइज शेप वेट बढ़ रहा है, तो सेल का मास बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना चाहिए या फिर सेल का मास बढ़ना चाहिए, वेट बढ़ना चाहिए, उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ना चाहिए, उसका साइज बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ लिविंग के टर्म्स में। ओके, तो हमने सेल को क्यों कहा? क्योंकि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है। ओके, each and every लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होगा मेड अप ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट, वो सेल से या सेल के प्रोडक्ट से बना होगा। ओके, सेल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो सकता है? तो सेल प्रोडक्ट का सेल से जो अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं वो मेनी सेल्स मिलकर के ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। तो सिमिलर ओरिजिन की और सिमिलर फंक्शन करने वाली सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। या तो वो टिश्यू बना चुकी है, तो सेल्स का जो प्रोडक्ट है वो या तो टिश्यू बनेगा, या फिर मेनी टिश्यू कोऑर्डिनेटेड एक्शन करके एक ऑर्गन बना सकते हैं, या तो ऑर्गन, या फिर मेनी ऑर्गन मिलकर के एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं। अगर वो ओनली सेल से बना है तो हम बोलेंगे सेलुलर लेवल है,
अगर वो टिश्यू से बना है तो टिश्यू लेवल है, ठीक है। जैसे ओनली सेल वाले लेवल में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको कल जो स्टूडेंट थे उनको बताया था कि 5 किंगडम्स में हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं, ओके। तो उनमें केवल सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। लेकिन जो फंगस होते हैं, फंगस में मेनी सेल्स टिश्यू बना लेती है लेकिन टिश्यू ऑर्गन नहीं बना पाते, ओके। तो वो थैलोफाइटा में है और टिश्यू तक ही बना पा रहा है, तो उसकी बॉडी में सेल्स फ्री नहीं है, वो टिश्यू बना लिया है, तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फंगस का हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीव्स, ये ऑर्गन अलग अलग होते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक साथ में फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। लीव्स फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है, ट्रांसपिरेशन का काम कर रही है। रूट वाटर अब्जॉर्प्शन का, मिनरल अब्जॉर्प्शन का काम कर रही है, ठीक है। असल में स्टेम ग्रो हो रहा है, ट्रंक के फॉर्म में वहां पर ग्रो हो सकता है, आगे उसके नोड से लीव्स, बर्ड, ये ओरिजिनेट हो सकते हैं, जो बर्ड आगे फ्लावर में और फ्रूट में कन्वर्ट हो सकती है, तो ऐसी चीजें वहां पर ब्रांचेस बना सकता है। तो ये ऑर्गन अलग अलग है, प्लांट में रूट अलग है, लीव्स अलग है और स्टेम, तो ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स में मिलेगा, लेकिन हमें बहुत सारे ऑर्गन एक साथ में कोऑर्डिनेटेड एक्शन शो करते हैं, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फेरिंग्स, इसोफेगस, ओरल कैविटी, ठीक है, जिसमें टीथ और टंग है, ये सब पार्ट मिलकर के हमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें बन रहा है नोज से रिलेटेड, यहाँ पर नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी, ठीक है, फेरिंग्स, फिर ट्रैक, वहां पर फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर एल्वियोलाई में कन्वर्ट होंगे, लास्ट में टर्मिनेट होंगे और एल्वियोलाई लंग्स बनाएंगे। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमें ऐसे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमें ऐसे ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के कोऑर्डिनेटेड एक्शन करते हैं और एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो सिंगल फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ में आते हैं और पूरी बॉडी में ऐसे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बने होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी को बना रहे हैं एक साथ। इसलिए हमारी बॉडी में क्या होगी, हमारी बॉडी कैसी होगी ह्यूमन बीइंग की, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारी बॉडी बन रही है, ओके। तो ऐसे जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी या तो सेल ऑर्गेनाइजेशन सिखाएगी, सेल लेवल से बनेगी, या फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन में वो सेल प्रोडक्ट से बनेगी, मतलब टिश्यू से बनेगी, ऑर्गन से बनेगी, ऑर्गन सिस्टम से बनेगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनाइजेशन। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूनिट है वो सेल है, ठीक है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कोई भी जो लिविंग है, ठीक है, उसकी सबसे छोटी यूनिट या बेसिक यूनिट क्या होगी जहां से वो लाइफ बन सकती है, वो होती है सेल, ठीक है। इसलिए वहां पर जो सिंगल सेल वाले होते हैं उनको भी हम लिविंग कहते हैं। फिर बैक्टीरिया भी सिंगल सेल वाला है, प्रोटीज भी सिंगल सेल वाले, अमीबा जैसे, तो उनको वो भी लिविंग है, ठीक है, क्योंकि उनमें कंप्लीट सेल है। तो लिविंग के लिए सेल का नंबर बढ़ना या सेल का मास बढ़ना, इससे हम बोलते हैं उसकी ग्रोथ हो रही है, ओके।
फॉर एग्जाम्पल अब एक बैक्टीरियम की ग्रोथ देखते हैं। तो अगर एक बैक्टीरियम है, ये इस तरह से, ये एक बैक्टीरियम है, ओके, इतना बड़ा है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब हमको दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक होती है, सिंगल सेल हम नहीं देख पाते बैक्टीरियम। तो माइक्रोस्कोप आपने जब देखा तब ये इतना बड़ा है, समझ लो। फिर इसने कोई न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब किए, और न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करने के बाद में इसका साइज बड़ा हो गया इतना। तो अब हम कहेंगे कि इसका सेल का मास बढ़ गया है। सर एक Okay. बार रिपीट कर कीजिए, वॉइस ग्लिच हो गया था सर। ओके, तो बेटा हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया समझने के लिए कि ग्रोथ जो हम बता रहे हैं कि सेल का नंबर बढ़ने से या सेल का मास बढ़ने से जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, ये समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया एक बैक्टीरियम का। तो हमने कहा कि चलो एक बैक्टीरियल सेल समझ लो इतनी बड़ी है, जो कि इतनी बड़ी सच में नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरिया हमको नहीं दिख सकती बिना माइक्रोस्कोप के, वो माइन्यूट होते हैं, बहुत ही मतलब माइक्रोन लेवल के, इसलिए उनका नाम उनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि समझ रहे हैं कि बैक्टीरियम इतना है, और कुछ देर के बाद में उसका साइज इतना बड़ा हो गया न्यूट्रिशन लेकर के, अब न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करके। तो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने से जो न्यूट्रिएंट जो बाहर के गए, फॉर एग्जांपल इसने बाहर से ग्लूकोज लिया या लैक्टोज लिया, तो ग्लूकोज लेने पर इसका जो यहाँ पर अमाउंट बढ़ा, प्रोटोप्लाज्म बढ़ा, उसके कारण इसका साइज बढ़ गया, तो इसमें ग्रोथ हो गई मतलब। ओके, तो सेम बैक्टीरियम जिसकी साइज बढ़ गई तो हम बोलेंगे कि इसका सेल मास बढ़ गया, ठीक है। लेकिन फिर आपने देखा कि सेल मास बढ़ने के बाद भी इसमें सेल डिवीजन हो गया। अब सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल का नंबर बढ़ता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनती हैं। तो सेल डिवीजन हुआ मतलब इसमें बाइनरी फिशन हो गया, और इससे अब दो नए बैक्टीरिया बन गए, ये एक बैक्टीरियम और ये दूसरा बैक्टीरियम। ओके, तो पहले एक सिंगल सेल थी, अब उससे दो बैक्टीरिया सेल हो गई, मतलब सेल का नंबर बढ़ गया, तो इसको भी हम ग्रोथ कहेंगे। तो ये भी फेज यहां से यहां बढ़ना, ये भी ग्रोथ थी, या फिर इससे एक सेल से दो सेल बनना, ये भी ग्रोथ है। समझ में आया क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, नो सर। है ना? सिंपल सा है, बस आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो ए बैक्टीरियम था वो ए डैश बन गया कुछ टाइम पीरियड के बाद में, मतलब न्यूट्रिशन लेकर के, तो इसका सेल मास बढ़ गया, तो फिर हमने कहा ग्रोथ हो गई है। या फिर ये जो ए डैश बैक्टीरिया है, इससे बी एंड सी बैक्टीरिया बन गए नए सेल डिवीजन से, तो ये क्या हो गया, ये सेल का नंबर बढ़ना हो गया। पहले एक ही बैक्टीरियल सेल थी, अब दो बैक्टीरिया बन गए, दो सेल हो गई, तो सेल का नंबर भी बढ़ गया, तो ये भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ दो टर्म से हो सकती है, या तो सेल का साइज बढ़े या सेल का नंबर बढ़े। ओके, आया समझ में? और आपने यहां पर देखा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल वाले, उनमें जैसे ही सेल का नंबर बढ़ता है तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, मतलब रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो आपको एक स्टेटमेंट यहां से और मिल जाता है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, ओके, growth is synonymous to reproduction. ठीक है, तो इस केस में जो ग्रोथ हो रही है सेल डिवीजन से, ओके, तो ग्रोथ यहां पर किससे हो रही है, अगर सेल डिवीजन से, तो सेल डिवीजन से ग्रोथ होने पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर मतलब उसकी बॉडी एक ही सेल से बनी है, और सेल डिवीजन में एक से ज्यादा सेल बनती है, तो दोनों सेल अलग अलग सेपरेट हो जाएगी, मतलब दो अलग अलग बैक्टीरिया दिखेंगे, बी और सी।
तो जो पहले ए बैक्टीरियम था, अगर उसमें ओनली सेल मास होता तो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, ओनली ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर उसमें सेल डिवीजन से सेल का नंबर बढ़ने से ग्रोथ हो रही है, तो सेल का नंबर बढ़ने से ग्रोथ हो रही है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक ही सेल से बनती है। 2 सेल बनी मतलब 2 ऑर्गेनिज्म हो गए, 2 बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। और 2 बैक्टीरिया हो गए तो मतलब उसमें रिप्रोडक्शन हो गया, 1 से 2 बन गए वहां पर, ठीक है, नए इंडिविजुअल आ गए, तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी सेल डिवीजन से ग्रोथ होगी, सेल का नंबर बढ़ेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बोल रहे हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन। अगर सेल डिवीजन से ग्रोथ हो रही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, ठीक है, यूग्लिना, तो इनमें पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी, रिप्रोडक्शन हो गया मतलब। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। डन? यस सर। सर वो यूनिसेलुलर वाला स्टेटमेंट एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ बेटा, बेटा हमने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी केवल सिंगल सेल से बनती है, उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और जिनकी बॉडी मेनी सेल से बनती है, जैसे हम, तो हम मल्टीसेलुलर हो गए। कितना क्लियर हो गया? यस सर। ओके। यस सर। फिर ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है, बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, यीस्ट, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है, मतलब इनकी बॉडी केवल सिंगल सेल से बनती है। तो जब कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन का मतलब होता है कि सेल डिवाइड होकर के नई डॉटर सेल्स बनाती है, ओके, नई सेल्स बनाती है। तो जब भी सेल डिवीजन होता है तो सेल का नंबर बढ़ता है। तो जब ऐसी ग्रोथ जिसमें सेल डिवीजन से ग्रोथ हो रही है, मतलब सेल डिवीजन होगा तो सेल का नंबर बढ़ेगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब भी सेल डिवीजन से ग्रोथ हो रही है, मतलब कि सेल का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ग्रोथ तो हुई, लेकिन साथ साथ में 2 बैक्टीरिया बन गए उससे, क्योंकि उसकी बॉडी तो एक ही सेल से बनती है। 2 सेल बनी मतलब 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो गए उसके, ठीक है। तो 2 बैक्टीरिया बन गए हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म से जो जब 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इसके लिए कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब सेल्स का नंबर बढ़ाने के लिए सेल डिवीजन से ग्रोथ करेगा, तो अल्टीमेटली उसमें रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। नाउ क्लियर है या फिर अभी भी कोई कंफ्यूजन है बेटा? क्लियर है सर। ओके, क्लियर है सर। गुड। तो अब इसके बाद का जो ग्रोथ लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में कैसी ग्रोथ होती है, वो हमको एक्सप्लेन करना है, डिफरेंस, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो आप इसको रिवाइज करके आना बेटा कल की क्लास में, ताकि आपको जो मैं कल पढ़ाऊंगा आगे का वो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय। बाय बाय।